ठीक है, शुरू जी करते हैं। जी। नमस्कार दोस्तों, एनसीआर खबर में हम कई बार आपको व्यक्ति विशेष से मिलवाते हैं और ऐसे ही एक प्रोग्राम को आज हम लेकर आए हैं क्योंकि नोएडा महानगर में विधायक के बाद सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है पुनर्वा नाम की एक संस्था का। इस संस्था में फिलहाल 2 पैनल हैं और दोनों पैनल के अलावा एक पूर्व सचिव राजीव चौधरी ने अपना दावा निर्दलीय ठोका है महासचिव के पद के लिए, जिसके बाद इस चुनाव की स्थिति रोचक हो गई है। हमने कोशिश करी है कि आज हम राजीव चौधरी जी से इस प्रोग्राम के जरिए ये जानने की कोशिश करें कि क्या उनके विचार हैं, आखिर उन्हें पैनल से अलग जाकर क्यों चुनाव लड़ना पड़ा और क्यों वो इतने विवादित हैं या फिर चर्चित हैं। स्वागत है राजीव चौधरी जी आपका। जी नमस्कार नमस्कार। राजीव जी, सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पुनर्वा चुनाव को लेकर 3 महीने से इतना विवाद चल रहा है और आप इसमें लगातार कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, उससे पहले आप रजिस्ट्रार तक गए, भागदौड़ करी, चुनाव स्थगित हुए, ये सब क्या कहानी है? ये ऐसा है जी, जो मैं एक्चुअली 2021 में भी सचिव पद पे चुनाव जीत करके आया था। तो मैंने जब उसमें देखा कि ये अपने उद्देश्यों पे काम नहीं कर पा रही है संस्था, और सचिव पद कोई ऐसा पद नहीं था कि जो जिस पे मैं रह के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकता। तो मैंने बहुत प्रयास करने के बाद फिर जब मैंने पाया तो मैंने वो इस्तीफा दे दिया मई 2022 में। और मैं 2022 से ही लगा हुआ था, जो भी इसमें अनियमितताएं हो रही थी, चाहे इनकी एजीएम हो, हम्म, चाहे इनकी कोई और गतिविधियां हो, तो उन सबको मैं बाहर आ करके अच्छे से उठा पा रहा था और बड़े जो है बोल्डली उसको मैं उठा पा रहा था। और मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ भी इनकी बराबर मैं कंप्लेंट करता रहा, इनकी कमियां बताता रहा, किस तरह से इसमें जो है संस्था को जो संचालन है उसका ठीक नहीं हो रहा है और नियमों के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद होते-होते आप बात यहाँ तक आ गई कि चुनाव का समय आ गया। 31 जुलाई को इसमें चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। तो हम्म, पुनर्वा के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने 31 जुलाई से पहले चुनाव संपन्न नहीं कराए और गलत जी, तरीके से इन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। तो मैंने 10 हम्म, अगस्त को फिर रजिस्ट्रार के यहाँ जानकारी दी कि भाई इनका जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई है और आगे जो इन्होंने बढ़ाया है ये ठीक नहीं है। वो सुनवाई चलते-चलते 2-3 2 ढाई महीने निकल गए। 2 ढाई महीने बाद फिर हम्म, इन्होंने जो है वो चूँकि इनका कार्यकाल निकल चुका था, संस्था कालातीत हो चुकी थी और संस्था का जो इन्होंने कार्यकाल बढ़ाया था, वो अवैध तरीके से बढ़ाया था, नियमों के विरुद्ध बढ़ाया था। तो हम्म, ये बात जब रजिस्ट्रार महोदय के संज्ञान में आई तो उन्होंने जो है फिर इस पे आदेश करे और उसको 25 धारा 25 दो के तहत इसको जो है कालातीत घोषित करते हुए फिर जो माननीय शैलेश बहादुर सिंह जी हैं, शैलेंद्र बहादुर सिंह जी हैं सॉरी, फिर उनको उन्होंने जो है उसमें चुनाव अधिकारी अपॉइंट कर दिया है। उसके बाद से फिर ये चुनाव ठीक प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। जी जब ये पहले चरण में आप लड़ाई लड़ रहे थे तो आप अपने ही नाम राशि राजीव गर्ग के साथ थे और जब ये चुनाव स्थगित हुए और उसके बाद दोबारा चुनाव हुए तो इसमें आप राजीव गर्ग से अलग होकर राजीव चौधरी बिल्कुल एक निर्दलीय बन गए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने 15 नवंबर को मैंने ही राजग और जेपी उपल जी का नाम सुझाया था कि जो मुझे थोड़ा ठीक लग रहे थे, सारे कैंडिडेट्स में थोड़ा ठीक लग रहे थे कि ये लोग चीज़ों को सँभाल सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम्म, भले लोग हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि ये सँभाल लेंगे, तो मैंने इनका नाम बढ़ा दिया। अब नाम बढ़ाने के बाद में फिर हुआ क्या कि पहले तो सब हम्म, तय हो गया इनका आपस में, फिर उसके बाद एकदम अचानक से इन्होंने उपल जी का नाम हटा करके
फिर वो सुखदेव जी का नाम रख दिया। वहां से मेरा जो है वो फिर जो संस्था को चलाने का जो उद्देश्य है, ठीक अच्छे से जो नियमों के हिसाब से जो चलनी चाहिए, उसमें मुझे फिर दिक्कत आई। दिक्कत ये आई कि भाई मेरा मानना ये पहले दिन से, जब से मैंने रिजाइन किया था, कि इसका संचालन जो मुख्य शीर्ष जो पदाधिकारी हैं, उसमें एक तो नोएडा अथॉरिटी के वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं होने चाहिए, एक प्रॉपर्टी डीलर नहीं होने चाहिए। और इन्होंने उपल जी को हटा करके इन्होंने फिर उसको उनको कर दिया सुखदेव जी को, जिनका काम टोटल प्योर प्रॉपर्टी का है। उनका कार्यालय भी नोएडा अथॉरिटी के लगभग सामने ही है प्रॉपर्टी का। तो ये तो जो है अपने जो उसूलों से समझौता वाली बात आ गई। तो उसूलों पे बात आ गई तो फिर मैंने वो सब कुछ जैसे पहले इस्तीफा देकर दिया था, उसूलों की बात थी, अभी भी फिर उसूलों की बात आ गई, तो फिर मैंने वो फिर अपना रास्ता बदल लिया। मैंने इनको कई मौके दिए कि भाई आप लोग जो है अभी भी इसमें सुधार कर लो, अगर कर लोगे तो मैं फिर आपके साथ रहूंगा, और किसी भी पद पे अगर आप लड़ाना चाहें तो लड़ा दें, ना भी लड़ाना चाहें तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अध्यक्ष, महासचिव और कुछ पे नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर और प्रॉपर्टी डीलर में कोई चुनाव ना लड़े, क्योंकि वो न्याय नहीं कर रहा राजीव है जी, आरडब्ल्यूए के साथ। आप इतने विवादित क्यों हो ये जा रहे हैं बार बार? आप मुझे बताओ विवादित क्या है? मैं तो अपने रास्ते पे हूँ। मैंने तो किसी को ना गाली दी है, ना मैंने किसी का शोषण किया है, ना मैंने किसी की कोई चीज मुझे कोई कह दे कि भाई राजीव ने ये नुकसान कर दिया हमारा। अब मेरे उसूलों के आड़े अगर कोई आएगा तो फिर मेरे हाथ में यही है कि मैं अपना रास्ता बदल लूं। पुनर्वा ये जो संस्था है, इसमें जो नियम हैं जो बदले गए, पहले इसमें 2 साल का नियम था, वो बदल दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई एक कूलिंग पीरियड ले आएंगे। ये सब इन बातों को लेकर आप भी तमाम चीजें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, तो इसमें दोनों पक्षों से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं? देखो, है क्या कि ये जो संस्था जिन लोगों के अब तक ये हाथ रही है, पहले एनपी सिंह जी के हाथ में रही, उन्होंने नियम अपने हिसाब से बनाए। पहले उन्होंने कूलिंग पीरियड हटा दिया कि साहब वो चूंकि उन्हें रहना था। फिर जब उन्होंने वो नियम खत्म करवा दिया और ऑथराइज तरीके से करा दिया, बाई लॉज में चेंज करा दिया, तो फिर उसका तो सवाल ही नहीं है कि कूलिंग पीरियड एक बार हटाएंगे, फिर एक बार लाएंगे, फिर हटाएंगे। दूसरी बात यह है कि एनपी सिंह की जब थे अध्यक्ष, तब कालातीत होने के बाद वो हटे। अभी भी फिर वही स्थिति बन गई है कि अभी भी इसमें जो आ जा रहा है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वजह ये है कि हमारे जो वोटर्स हैं उन ही पारदर्शिता तरीके से चीजों को पहुंचा ही जाता है। अब मैंने यही प्रण लिया है कि मैं चीजों को पारदर्शी तरीके से पहुंचाऊंगा, और मैं पहुंचा भी रहा हूं, और लोग संतुष्ट भी मुझे दिखाई दे रहे एक हैं। बड़ा प्रश्न, राजीव जी मैं रोक रहा और हूं आपको, जी कि यहाँ पर आरडब्ल्यूए के जो नए आरडब्ल्यूए बनते हैं, उनको जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया बड़ी मनमाफिक है। मतलब मैं जब इसको जी पूरा स्टडी कर रहा था पुनर्वा को, तो मुझे पता लगा कि शायद 110-15 आरडब्ल्यूए ही इसमें हैं, और के 2 लोग हर जी आरडब्ल्यूए से हैं, तो 227 या 223 लोग इसमें टोटल मिला के कुछ हैं। जबकि नोएडा शहर के अंदर कम जी से कम 300 आरडब्ल्यूए हैं। तो ये इस तरीके की जो जी धांधली कह लीजिए या एक फेवरेटिज्म कह लीजिए, कि हम जो हमको हो पसंद हम उसी को अंदर करेंगे, बाकी किसी को आने नहीं देंगे, ये सब क्या है और इसको कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि मैं देख रहा था कि फोन ऑनलाइन देखो साइट वगैरह भी नहीं अभी है जहाँ पे ये पता हो कि कैसे हो सकता है। देखो इसमें है क्या, अभी जो इसमें संस्थाएं हैं 114 रजिस्टर्ड है, 114 जो आरडब्ल्यू है वो हम्म रजिस्टर्ड है। उसके हिसाब से 228 जो है वो इसके सदस्य होने चाहिए, 2 अध्यक्ष और हम्म महासचिव। एक की अभी पीछे एक हमारे अशोक प्रधान जी हैं, उनकी डेथ हम्म हो गई, तो जिसकी वजह से वो 227 हम्म रह गए। और जहां तक सदस्य
सदस्य बनाने की बात है, वो लीगल तरीका ये है कि अगर संस्था चाहे, जिसे चाहे, वो अपने विवेक पे है, वो बनाना चाहे तो बना सकती है, नहीं बनाना चाहते कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई लॉ नहीं है इस तरह कि पुनर्वा को अन्य आरडब्ल्यूओ को सदस्य बनाना ही पड़ेगा। इन्हीं ढीले नियम की वजह से लोग इस पे कब्जा करने के प्लान कर लेते हैं। अगर हमारे जैसा कोई आ जाएगा बीच में, तो एक बार इसमें पूरी तरह से सदस्यता सबके लिए खोल दी जाएगी, और जहां इसमें 300, 400, 200 जो भी 250 आई आरडब्ल्यू हुई, फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर वो उनको अप्रोच करना, उनको मैनेज करना, फिर वो वास्तविक उसमें आ जाएंगे। अभी इसमें 40-50 संस्थाएं और रजिस्टर्ड हो जाए तो इस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा अब जल्दी से। ये तो इसके संगठन की बात हो गई। एक आरोप आपने लगाया कहीं कि कोई आपसे शराब और खाना मांग रहा था, वो एक बात आई गई हो गई, लेकिन एक मैसेज आज सर्कुलेट हुआ जिसमें एक पैनल ने एक बैंक्वेट हॉल में 200-250 लोगों का खाने और संकल्प पत्र को जारी करने का एक निमंत्रण पत्र भेजा है सबको। जाहिर तौर पे दूसरा पक्ष भी ऐसे ही करेगा। ये जो आप पैसे का इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं पैनल के तौर पे, मुझे लगता है कि अगर कहीं भी इस तरीके का प्रोग्राम होगा बैंक्वेट हॉल में शहर के अंदर, नोएडा के अंदर, तो 200 लोगों का कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पुनर्वा का चुनाव सामाजिक संस्था का चुनाव ना होकर एक पैसे की बलबूते चुनाव लड़ा और जीता जाने की तैयारी हो रही है? ये शराब की भी बातें आ गई आपने लिखी। देखो, इसमें है क्या कि ये दोनों कर रहे हैं चूहे बिल्ली का खेल। एक्चुअल में इसमें कुछ अलग तरह के लोगों की जरूरत है, उसी के लिए मेरी लड़ाई चल रही है। आज आपने देखा होगा कि एक पैनल एक माननीय हमारे नेताजी के यहाँ गया, उसके 1 घंटे बाद ही दूसरा पैनल वहां अपना लेकर के चला गया फोटो खिंचाने। दोनों ने फोटो खिंचा करके और डाल दिए। एक पैनल ने कल दावत अनाउंस करी, दूसरे पैनल ने आज कर दिया। मैं अभी व्हाट्सएप इसमें देख रहा हूँ, इस पे आया हुआ है मैसेज। दूसरे पैनल ने भी सेम समय पे 5 तारीख को शाम को 6 बजे दूसरे पैनल ने भी रख दी है। तो इनकी लड़ाई आरडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, इनकी लड़ाई हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं उनके लिए नहीं है। इनकी लड़ाई है कि खिलाओ पिलाओ और कुर्सी कब। तो क्या आप ये समझते हैं कि इनका जो अगर ये आरडब्ल्यूए के मेंबर हैं, जो ये अध्यक्ष और महासचिव बनते हैं, ये एक मतलब एक रात के खाने में जो है अपना वोट पलट देंगे, प्रधानी के इलेक्शन की तरह खाओ पियो और वोट? नहीं, ये इनकी गलतफहमी है, ये इनकी गलतफहमी है। ये ऐसा होगा नहीं, और ना ही ये जो हमारी आरडब्ल्यूए के जो माननीय सदस्य हैं, जो माननीय जो अध्यक्ष हैं और महासचिव हैं, वो इस तरह की प्रवृत्ति में शामिल नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही वो करेंगे। ये इनकी गलतफहमी है, इनकी गलतफहमी इस बार दूर हो जाएगी, दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी इस बार। ओके, एक और ये खिला पिला के वोट लेने का जो चलन है वो पूरे हिंदुस्तान में ही है। हमारे भारतीयों के डीएनए में आ गया है। न डीएनए में तो नहीं, लेकिन ये लोगों को गलतफहमी हो गई है, क्योंकि काम करने की प्लानिंग तो कोई नहीं बता रहा। अब देखो, आरडब्ल्यूए में इसमें पुनर्वा में आने के बाद इन्होंने पहले क्या किया। भाई राजीव गर्ग जी भी इसमें वरिष्ठ अच्छे ऊंचे पद पे थे, अभी वर्तमान में भी 4 साल से। उसी पैनल में योगेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष हैं, उसी पैनल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अपने राजीव गर्ग, जेपी उसी में आप भी थे, पैनल में थे। एक मिनट, जिसमें मैं भी था। बड़ा सही पॉइंट लिया, उसी में आप भी थे। तो मेरा प्रश्न अब ये है कि तब बिछड़े क्यों सभी बारी बारी? मतलब क्या है ये, कुछ बंदरबाट को लेकर लड़ाई हुई? नहीं, क्या फर्क है। मैंने जब देखा, मैंने 20 कार्यकाल में छोड़ दिया था। मैंने जब देखा कि इनका उद्देश्य ही यही है कि नेताओं के साथ फोटो खिंचाओ, केवल अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाओ, ग्रुप में डालो, समस्या किसी की नहीं सुनी, आरडब्ल्यूए का किसी की समस्या का समाधान नहीं करना है,
तो मुझे तो पद का कोई लालच था नहीं। मैंने तो 1 साल पहले ही इस्तीफा दे करके मैं तो उससे अपना मुक्त हो गया था कि भाई इसमें मुझे नाम के लिए नहीं रहना है। अब इन लोगों ने लास्ट मोमेंट तक कोई विरोध नहीं किया। राजीव गर्ग पैनल ने, जिनके 3-4 मुखिया बिल्कुल एकदम ऊपर की पोस्ट के लोग अब भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो उसमें भी रहे हैं अधिकारी, लास्ट मोमेंट तक कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस उनकी एक ही लड़ाई है कि साहब ये 4 साल रह गए, अब ये नहीं रहेंगे, अब हम रहेंगे। किसी को भी इस बात से मतलब नहीं है कि आरडब्ल्यूएस के लिए काम करना है नहीं करना है, इन्होंने किया नहीं किया, किसी को कोई वास्ता नहीं। केवल ये है कि अब तक इन्होंने कुर्सी पकड़ी, अब दूसरे को मौका दो। ये क्या बात हुई? ओके। तो इसलिए मेरा विचार इन लोगों से दोनों इसी साल क्रम में एक और विवाद आया। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, मैं कूलिंग पीरियड के मैं इसलिए भी नहीं हूं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है जी कॉल आ गई थी, कॉल आ गई आपका संपर्क टूट गया था मुझे। जी बोलिए। हाँ, तो वो अगर कोई व्यक्ति है तो आप उसको 2 साल के बाद क्यों धकेल दोगे? ताकि कोई पद पे बैठने का शौकीन आ जाए। मतलब अपना शौक पूरा करने के लिए कूलिंग पीरियड चाहिए। किसी को भी संस्था के अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। भाई माननीय वोटर जो है, जो हमारे माननीय सदस्य हैं, वो सदस्य अगर काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक हटा देंगे। उसमें कूलिंग पीरियड की क्या जरूरत है? एक भाई वोटिंग का अधिकार, वोटिंग का मतलब क्या है? अगर कोई अच्छा आदमी काम नहीं कर रहा उसको हटा देंगे, एक ऑटोमेटिक 1 साल के बाद हो एक जाएगा। और विवाद सामने आ रहा है। एक महिला है जिमी वालिया, जी तो उनका एक उन्होंने काफी सोशल मीडिया पर लिखा और आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? कॉल आ रही है। हाँ जी। जी तो उनका एक विवाद है कि वो कुछ नाराज हो गई कि उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया, और फिर ये आपस में फिर वो दूसरे पैनल में चली गई हैं। फिर ये सब क्या है? मतलब इसमें क्या सिर्फ इसलिए लोग यहाँ पर नहीं नहीं, वो में देखो देखो, जो नॉमिनेशन तो वो कर पाएगा जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम होगा। हाँ हाँ और वोटिंग लिस्ट में नाम उनका, फाइनल जो वोटिंग लिस्ट हुई उसमें उनका नाम नहीं है। जी जब उनका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, चुनाव अधिकारी ने हटा दिया, और जो सही सूचना जो के जैन जी को देनी चाहिए थी पुनर्वा से, उन्होंने वो सूचना कन्वे नहीं करी। हाँ, तो उनका गुस्सा यही है और योगेंद्र शर्मा जी और के जैन पैनल पर कि भाई आपने जो है मेरे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए मेरा वहां से नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, सच सच ये हम्म, नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन दी। वोटिंग लिस्ट में नाम हम्म, था। किसी व्यक्ति ने वहां पे शिकायत करी कि साहब इनका अधिकार नहीं है, मेरा अच्छा। अधिकार है, और उसने कुछ डॉक्यूमेंट पेश हम्म, किए। तो डॉक्यूमेंट पेश करने के आधार पे चुनाव अधिकारी ने हम्म, उनको हटा दिया। और जब वो हटा दिया तो उसके बाद फिर इन्होंने के जैन ने बताना चाहिए था वो सारी चीजें कि फैक्ट हम्म, क्या हम्म, है, कि भाई उसी आधार पे जो है वो, या तो इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी है फिर, एक अगर एक कि भाई हाँ, उसके एक्सेप्ट कर सवाल लिए पूछना गए। चाहता हूँ। जब चुनाव लड़ने की बात आई और आप निर्दलीय लड़ रहे थे, तो फिर आप अध्यक्ष का क्यों नहीं लड़े? सचिव पे, महासचिव पे क्यों लड़ रहे हैं? देखो अध्यक्ष का तो इसलिए ज्यादा नहीं बेहतर हो। लड़ा, अध्यक्ष का मैं इसलिए नहीं हम्म, लड़ा। मैं लड़ सकता था, मेरे शुभचिंतकों ने कहा भी कि जब आप लड़ ही रहे हो तो अध्यक्ष का हाँ लड़ो। उसमें भी मेरे उसूल आड़े आ हाँ गए। मैं आपको सही बात बताऊं, एक तो ये कि राजीव गर्ग का जो नाम मैंने बढ़ाया हाँ था, वो मैंने बढ़ाया था अध्यक्ष पद हाँ, के लिए। तो दोस्ती निभा रहे हैं आप। महासचिव पे मैंने जिसका नाम बढ़ाया था वो उन्होंने हटा हाँ दिया। तो मुझे जो लगा, एक तो ये लगा कि मैं जब एक बार किसी से हम्म, कमिटमेंट कर दी तो मुझे उसके सामने हम्म, नहीं आना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरा रीजन ये था कि पिछली बार मैं योगेंद्र शर्मा जी के साथ चुनाव लड़ा था,
उनके पैनल से चुनाव लड़ा था। एकदम से मुझे उचित नहीं लगा कि मैं एकदम से उनके सामने आ जाऊं। फिर भी देखो मेरे लिए तो सम्मानित रहेंगे दोनों। तो मुझे 2 कारण ऐसे लगे कि मुझे इस तरह से अपने पद के लालच में, हालांकि मुझे काफी अपने ऊपर भरोसा है कि मैं उसको कामयाब हो जाता, लेकिन मैंने फिर उसका यही समझा उचित कि भाई इसमें एकदम से इस तरह से पद के लालच में हमको कैसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और महासचिव पद पे ही वहां इस वक्त सबसे ज्यादा गड़बड़ थी, जिसका मुझे लगा कि मेरी जरूरत है, तो मुझे वहां पे खड़ा हो जाना चाहिए। ये तो आपने की बात होगी कि आप क्यों नहीं लड़े। एक और विवाद आज कि जब दोनों पैनल नोएडा विधायक से मिलने गए, तो एक सेक्टर 117 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष हैं शायद प्रशांत त्यागी वत्स जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है योगेंद्र शर्मा पर कि वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो जो है पंकज सिंह को यहाँ से लखनऊ भेजने की बातें कर रहे थे। बहुत सारी उन्होंने बातें लिखी और उस पर अब तू मैं भी शुरू हो गई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या पुनर्वा में राजनीति होनी चाहिए थी या इसको राजनीति से अलग ही रखना चाहिए था? हालांकि इसमें राजनीति शुरू से। देखो, मैं तो केवल इतना, ज्यादा तो इसमें मैं कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस संस्था को राजनीतिकरण से दूर रखा जाए। ओके। इसको संस्था को जो है वो जरिया ना बनाया जाए राजनीति करने का। और इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, इससे ज्यादा मुझे कहने के लिए भाई वो भाजपा सपा का जो इनका मामला है वो इनकी पर्सनल चीजें हैं, वो सबके सामने है। वो भी भाजपा के नेता हैं प्रशांत त्यागी जी, और जो योगेंद्र शर्मा जी हैं उन्होंने क्या किया ये भी सबको पता है। और अब वो क्या कर रहे हैं, वो रिजाइन दे दिया वहां से, सपा वहां से, और फिर वो क्या कर रहे हैं वो सबको जानकारी। मैं इसको ऐसे भी मानूं कि जो भाजपा का एक बड़ा वर्ग है वो आपके राजीव गर्ग को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था और अब खुल के सामने आना शुरू हो गया योगेंद्र शर्मा के खिलाफ। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता। अच्छा, अब अगर आप जीतते हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, हालांकि आपने लोगों की को सिरदर्द तो दे ही दिया है निर्दलीय खड़े हो गए, और रिजल्ट तो चुनाव के बाद पता लगेगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस और बाकी लोगों का अपना है। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो इन दोनों पैनल के साथ मैं कह रहा हूं, आवाज कट गई। अगर आप जीत जाते हैं तो चूंकि आप निर्दलीय लड़ रहे हैं और इन दोनों पैनल के लोग अपने अपने 4-5, 5-5 या 10-10 लोग होंगे, दोनों के जैसे भी होंगे, जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो आप इसमें इन दो पैनल के बीच के लोगों में कैसे एडजस्ट होंगे और कैसे काम कर पाएंगे? क्योंकि अध्यक्ष किसी एक का होगा, निर्दलीय आप महासचिव हो गए, फिर दो मतलब जो सह सचिव होंगे, जो उपाध्यक्ष होंगे, या जो बाकी काम के लिए रस्साकशी होगी, कैसे? देखो इसमें क्या है, 21 लोग वो लड़ा रहे हैं, 21 लोग वो लड़ा रहे हैं, टोटल 42 लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, मुझे अपने से अलग 20 लोगों को वोट देना है। मेरा भी राइट है कि लोगों को वोट दूंगा। तो जो मैं 20 लोगों को वोट दूंगा वो ही मेरा पैनल है। मैंने इनके पैनल में से अपना पैनल बना लिया है, मेरा वही पैनल रहेगा। और बात रही बाद में कोऑपरेट करने की, ये एक ऐसी संस्था है कि इसमें ना तो कोई बजट है ना कोई फाइनेंस है। 5,000 रुपया महीना एक आरडब्ल्यूए देती है, 5,000 रुपए साल, सॉरी, एक आरडब्ल्यूए देती है। 114 आरडब्ल्यूए हैं, 5 लाख समथिंग रुपया पूरे साल में बैठता है। ठीक है जी, उसमें से 4 लाख रुपया मेंटेनेंस में, सफाई में, 4.5 लाख रुपया तनख्वाह में चला जाता है। अब बात रही ये कि मुझे कोई ऐसा मुद्दा पास नहीं कराना है कि जिसमें मुझे किसी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी कि साहब मुझे ये पास कराना है कि साहब ये कार्यकाल बढ़ा लिया जाए। कोई इसमें पॉलिसी मुद्दा है नहीं। मेरा तो सिंगल एजेंडा है, एक ही एजेंडा है कि मैंने वहां पे जाकर के सिस्टम डेवलप करना है।
और सिस्टम डेवलप करने में वो सिस्टम जो मैं डेवलप करूंगा, जब उनकी भी तो अपनी आरडब्ल्यू है जो वहां पे पैनल में आएंगे जीत करके, जो वो सिस्टम जब उनको लाभ करेगा तो धीरे धीरे वो भी सारे सहयोग लेकिन और राजीव जी, आजकल सिस्टम डेवलप करने में पैसा लगता है। मैं इसको ऐसे कहूं कि मैंने परसों जो है आपके पुनर्वा के ऑफिस का विजिट किया, तो मुझे एक वहाँ बड़ी सी लाइब्रेरी दिखी। मुझे बताया गया कि ये पहले लाइब्रेरी जो लोग अपने यहाँ किताबें फालतू होती थी वो दे जाते थे यहाँ पर, और फिर वो लाइब्रेरी बंद हो गई। ऊपर जो हॉल है आपका, एक मिनट, ऊपर जो हॉल है आपका वो टूट रही है, उसकी छत जो आपने सीलिंग करवाई हुई है, जिसने भी करवाई होगी। और पुनर्वा का जो ऑफिस है वो कोई ऐसा बहुत बढ़िया पोजीशन में नहीं है, वहाँ लैपटॉप नहीं है, वहाँ मैनेजमेंट के लोगों के लिए बहुत ज्यादा कोई चीजें नहीं है। तो जब आप सिस्टम करेंगे तो उसकी कोई योजना पुनर्वा में है जिसमें ये हो सके कि भाई पैसा कहाँ से आए, क्योंकि अर्निंग मॉडल पुनर्वा पे कोई नहीं है, तो यहाँ पर फिर काम भी नहीं है। देखो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में कुछ भी पैसा नहीं लगना है। पूरी बिल्डिंग बना करके नोएडा अथॉरिटी ने दी, सारा उसके अंदर मेंटेनेंस उन्होंने कराया। इन लोगों की लापरवाही से, इन लोगों की काम ना करने की नीति के कारण आज उसकी ऑफिस की दुर्दशा हो रखी है। काम सारा अथॉरिटी ने करना है, केवल लिख के देना। हम अपने पर्सनल काम के लिए इतना वहां जाते हैं, क्या हम पुनर्वा के ऑफिस के लिए नहीं जा सकते? क्या हम उनसे नहीं कह सकते? और करती है सारे नोएडा को जो है मेंटेनेंस, सारे नोएडा का सड़कों का दुनिया भर का मेंटेनेंस नोएडा अथॉरिटी कर रही है। यहाँ के अधिकारियों को केवल सहयोग करने की जरूरत है, उनको ये ठीक से समझाने की जरूरत है। ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी तक के जो अध्यक्ष थे पीछे 2-4 साल से या 5 साल से या 10 साल से, इन लोगों ने अधिकारियों पे दबाव नहीं डाला है इस संस्था के कामों को करवाने के लिए, इसलिए इसकी ये दुर्दशा हुई है। हाँ, दबाव नहीं, इन्होंने कहा ही नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने बिल्कुल वहां पेन ही तो नहीं फिर लिया ये है। और दूसरी बात रही तो लाइब्रेरी बंद करने का, और बता दूं मैं एक बार आपको, लाइब्रेरी थोड़े दिन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना काल में आदेश हुए थे कि भाई लाइब्रेरी बंद कर दो। उससे पहले भी और उसके बाद भी माननीय महासचिव महोदय के जैन द्वारा वहां पे किसी को एंट्री देने के लिए चपरासी को क्लियर मना किया हुआ है मेरे सामने, कि किसी को मत घुसने देना। अब यहाँ बंद हो गया तो बंद हो गया, यहाँ हमें डिस्टर्ब होता है। जबकि वो लाइब्रेरी के नाम पे ही वो ऑफिस अलॉट है। उसको मैं, अगर मैं आता हूँ तो मैं उसको बच्चों के लिए ये सुविधा फिर चालू करवाऊंगा, जो इन्होंने बिल्कुल बंद कर तो दिया। अब ये बिल्कुल आपने एक बड़े पॉइंट की बात कह दी कि जब आप आएंगे तो ये करवाएंगे। ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं जो आप जब आएंगे तो अपने जो आपके मेंबर्स हैं, जो कल दोनों जगह पैनल में चाय पार्टी या जो भी खाना पीना होगा उसमें जाएंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो उनको केवल यही कहूंगा, दावत सबकी खाओ, अपने आरडब्ल्यू से समझौता मत करना जिस दिन वोट डल रहे हैं। उनसे ये कौन से हैं आपके? ये जरूर पूछना कि जी 3 मुद्दे कौन से हैं जो आपको लग रहा है कि आप पूरे करवा पाएंगे, जो आप उठा रहे हैं या जो बातें होंगी? देखो, 3 मुद्दे केवल ये हैं कि एक तो हमें आरडब्ल्यू सारे सेक्टर के जो इसके हमारे आरडब्ल्यू जो पुनर्वा के जो मेंबर हैं, आरडब्ल्यू 114 मेंबर हैं, मुझे इनमें रीच करना है, एक बार सीधा पहुंचना है, इनकी समस्याएं वहां से पिक करवानी है। उसके लिए मैंने प्लान बनाया हुआ है कि एक तो इंजीनियर रहेगा, इंजीनियर को सीधा मैं भेजूंगा, महीने में एक बार हर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष से मिलेगा, उससे समस्याएं पूछेगा, वहां से ड्राफ्ट करेगा प्रॉपर तरीके से, और वो लेकर के पुनर्वा में आएगा। और वहां से हम कवरिंग लेटर लगाएंगे, फिर उन अध्यक्ष को लेकर के हम अथॉरिटी जाकर के उनको जो अधिकारी कमिटमेंट करेंगे उसको फिर हम फॉलो अप करेंगे, उसका पुनर्वा करेगी फॉलो अप। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने संबंधित अधिकारी और सारी आरडब्ल्यूएस को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेना है। हर आरडब्ल्यूए की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं विद फोटो के साथ में वो उस ग्रुप में डालेंगे, संबंधित अधिकारी उससे उठाएंगे,
नहीं उठाएंगे तो हम उठाएंगे, हम उठाएंगे तो हम उसको फॉलो अप करेंगे। ये और हमारी प्रक्रिया रहेगी। ठीक। तो इसी के साथ राजीव जी, मैं इस कार्यक्रम को आज यहीं रोकूंगा। जी जी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप जीतें, जी जी जो भी आपकी आपको शुभकामनाएं हैं। जी 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 बहुत और बहुत जी जी, और जो लोग को देख रहे हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि अध्यक्ष और कम से कम महासचिव पद के जो बाकी पैनल हैं, अगर वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं, तो हम वन ऑन वन एक एक करके दो का इंटरव्यू करके आपके लिए देंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपने YouTube चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर किसी भी तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट को आप एनसीआर खबर को करना चाहते हैं, तो नीचे दिए यूपीआई और फोन नंबर्स पे आप हमें कर सकते हैं। हम फिर मिलकर कोशिश करेंगे नए मुद्दों के साथ, नई चीजों के साथ आपके साथ जुड़ें। ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको, इसके जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, उसके लिए तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू